Hello students, welcome to Edwara. First of all, I would like to introduce myself, शशांक पाठक, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री. डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग मौर्य काल के अंतर्गत उसकी वास्तुकला को देखेंगे, साथ ही साथ कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर परिचर्चा करेंगे. तो आइए हम लोग मौर्यकालीन वास्तुकला पर बात करते हैं. हड़प्पा और मौर्य काल के बीच की अवधि में कोई महत्वपूर्ण वास्तु अवशेष प्राप्त नहीं हुए. संभवतः इसका कारण इस अवधि में भवनों के निर्माण सामग्री के रूप में पत्थरों का प्रयोग न होना. क्योंकि आपको पता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता और मौर्य काल के बीच जिस विशेष संस्कृति को देखा गया वह वैदिक संस्कृति थी. वैदिक काल के लोग भवन निर्माण में लकड़ी को प्रमुखता देते थे. कहा जाता है कि कालांतर में उसका क्षरण हुआ. अगर पत्थर के भवन निर्माण हुए होते, पत्थर के भवन होते तो उसका अवशेष जरूर प्राप्त होता. इन्हीं कारणों से सिंधु घाटी की सभ्यता और मौर्य काल के बीच जो है पुरातात्विक साक्ष्य आप देखेंगे भवन निर्माण से संबंधित, वास्तुकला से संबंधित न के बराबर प्राप्त होता है. वैदिक काल एक ग्रामीण संस्कृति थी. इस काल में आवासों का निर्माण घास फूस लकड़ी इत्यादि जैसी नष्ट प्राय सामग्रियों से होता था. अतः अध्ययन के लिए कोई पुरावशेष प्राप्त नहीं है. 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध और जैन धर्म के रूप में गंगा नदी घाटी में नए सामाजिक धार्मिक आंदोलन का प्रारंभ हुआ, जो श्रमण परंपरा पर हिस्सा था, जो श्रमण परंपरा पर आधारित था. 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्यों ने अपने साम्राज्य की स्थापना की. अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में श्रमण परंपरा को संरक्षण प्रदान किया तथा स्थापत्य और मूर्ति कला की विशिष्ट शैली के विकास को प्रोत्साहित किया. धार्मिक प्रथाओं के कई आयाम थे जो कि पूजा की किसी विशेष पद्धति तक ही सीमित नहीं थे. यक्ष और मातृ देवी की उपासना उस समय काफी प्रचलित थी, जिसे कालांतर में बौद्ध और जैन धर्म द्वारा भी आत्मसात कर लिया गया. मौर्य कला में निर्माण सामग्री के रूप में लकड़ी का स्थान पत्थर ने ले लिया, जो भारतीय कला में एक महत्वपूर्ण संक्रमण का काल प्रतिनिधित्व करता है. मौर्य कला को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, राजकीय कला और लोक कला. इस बात को ध्यान देना है, राजकीय कला क्या है, लोक कला क्या है. राजकीय कला यानी कि राजाओं के द्वारा राजमहलों में या फिर राजा जिसको संरक्षण देता था, जिसके अंतर्गत कई सारे महत्वपूर्ण वास्तुकारों की चर्चा मिलती है, जिसके अंतर्गत कई सारे महत्वपूर्ण स्थापत्य के उदाहरण मिलते हैं. वहीं पर लोक कला की बात करें तो जनसामान्य की जो कला थी वह लोक कला थी. ग्रामीण जनजीवन में जो कला थी वह लोक कला थी. आइए राजकीय कला के बारे में उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है. राजकीय कला के अंतर्गत वास्तुकला में नगर, इसके साथ ही साथ मौर्य प्रासाद, स्तूप, गुफाओं एवं पाषाण स्तंभों आदि को सम्मिलित किया जा सकता है. तक्षण कला में अशोककालीन स्तंभों के शीर्ष पर प्राप्त पशु आकृतियां प्रमुख हैं. राजकीय कला की प्रेरणा का स्रोत स्वयं सम्राट होता था. सम्राट के दिमाग में जो बातें आती थी, उसके दिमाग की जो उपज होती थी वह कला के रूप में उकेर दी जाती थी. वहीं पर लोक कला की अगर हम बात करें तो लोक कला के अंतर्गत परखम के यक्ष, दीदारगंज की चामर ग्राहिणी, बेसनगर की यक्षिणी, मन के मिट्टी की मूर्तियां तथा काली चमकीली पात्र परंपरा आदि को सम्मिलित किया जा सकता है. लोक कला की परंपरा जो पूर्व युगों से काष्ठ और मिट्टी के रूप में चली आ रही थी, अब उसे पाषाण के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाने लगा.